हेलो एवरीवन, यूनिट 8 थर्मोडायनेमिक्स का एक और वीडियो लेके आ गए हम। इससे पहले हमने क्या क्या पढ़ा है? जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इंटरनल एनर्जी, इंडिकेटर डायग्राम एंड थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस। और इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इसमें हम पढ़ेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, एप्लीकेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड लिमिटेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। चलिए, क्या आपको पता होना चाहिए? सबसे पहले थिंग, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो कहता है कि अगर दो सिस्टम्स थर्मल इक्विलिब्रियम में किसी थर्ड सिस्टम के साथ सेपरेटली, तो वो एक दूसरे के साथ भी थर्मल इक्विलिब्रियम में है। इंटरनल एनर्जी U इज इक्वल टू यू के प्लस यू पी। इंटरनल एनर्जी आइडियल गैस की डिपेंड करती है टेम्परेचर पे, रियल गैस की डिपेंड करती है वॉल्यूम और टेम्परेचर दोनों पे। फिर हमने थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस देखी थी, आइसोथर्मल, एडियाबैटिक, आइसोकोरिक, आइसोबैरिक। फॉर आइसोथर्मल चेंज पीवी इज इक्वल्स टू कांस्टेंट की इक्वेशन होती है। फॉर एडियाबैटिक चेंज पी वी टू द पावर ऑफ गामा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट होता है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये कहता है, इफ एन अमाउंट ऑफ हीट dq is added to a system, a part of it may increase its internal energy by an amount du, while the remaining part may be used up as external work done by the system on the surrounding. सिंपल भाषा में कहें कि अगर आपका dq अमाउंट की हीट आपने सिस्टम में ऐड की है, तो उस dq का एक पार्ट तो इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करने में यूज हो जाता है du के अमाउंट से, और बाकी बचा हुआ पार्ट जो है वो एक्सटर्नल वर्क डन बाय द सिस्टम ऑन द सराउंडिंग में यूज हो जाता है। यानी कि dq इज इक्वल टू du प्लस dw। साइन कन्वेंशंस देख लेते हैं। सबसे पहली चीज, वर्क डन बाय द सिस्टम पॉजिटिव होता है, ये एक्सपेंशन का केस है। वर्क डन ऑन द सिस्टम में वर्क डन नेगेटिव होता है, कंप्रेशन का केस। दूसरा, हीट सप्लाइड टू द सिस्टम dq पॉजिटिव होता है, हीट ड्रॉन फ्रॉम द सिस्टम dq नेगेटिव होता है। टेम्परेचर अगर इंक्रीज करेगा तो इंटरनल एनर्जी इंक्रीज करेगी, यानी कि du पॉजिटिव। टेम्परेचर अगर डिक्रीज करेगा तो इंटरनल एनर्जी डिक्रीज करेगी, यानी कि du नेगेटिव। एप्लीकेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सबसे पहले आती है आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस में हम जानते ही हैं कि टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। तो अगर आपका सिस्टम है एक आइडियल गैस, ठीक है, तो इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट रहती है आइडियल गैस के लिए, क्योंकि इंटरनल एनर्जी किस पे डिपेंड करती है? टेम्परेचर पे। आइसोथर्मल में तो टेम्परेचर कांस्टेंट है, यानी कि आपका इंटरनल एनर्जी भी कांस्टेंट है। इसका मतलब du क्या आएगा? जीरो के बराबर आएगा। फर्स्ट लॉ क्या कहता है? dq इज इक्वल टू du प्लस dw। तो du की जगह जीरो रखा तो हमारे पास आ जाता है dq इज इक्वल्स टू dw। यानी कि हीट सप्लाइड इन एन आइसोथर्मल प्रोसेस इज यूज्ड एंटायरली टू डू वर्क अगेंस्ट द एक्सटर्नल सराउंडिंग। दूसरा आता है एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होता है? हीट ट्रांसफर नहीं होता, यानी कि dq इज इक्वल्स टू जीरो। फर्स्ट लॉ अगर हम लगाएं तो dq इज इक्वल टू du प्लस dw। dq की जगह हमने जीरो रखा तो हमारे पास du आता है माइनस ऑफ dw के बराबर। ठीक है, अब अगर गैस एक्सपैंड कर रही है उसमें dw पॉजिटिव, यानी कि du आएगा नेगेटिव, यानी कि गैस कूल्स डाउन। जब गैस एक्सपैंड करती है तो वो ठंडी हो जाती है, इसलिए du नेगेटिव। दूसरा, कंप्रेशन ऑफ ए गैस। उस सिनेरियो में dw नेगेटिव, dw नेगेटिव है तो du आएगा पॉजिटिव, यानी कि जब गैस कंप्रेस करती है तो वो हीट अप कर जाती है। तीसरी एप्लीकेशन, आइसोकोरिक प्रोसेस। ठीक है, आइसोकोरिक में क्या होता है? वॉल्यूम कांस्टेंट, यानी कि dv इज इक्वल्स टू जीरो। तो dw इज इक्वल टू होता है pdv, तो वो भी जीरो हो जाएगा। फिर हम लगाते हैं फर्स्ट लॉ, जिसके हिसाब से dq इज इक्वल टू du प्लस dw। तो इससे मुझे निकलता है dq इज इक्वल्स टू du, यानी कि
if heat is absorbed by a system at constant volume, its internal energy increases by the same amount and vice versa. चौथा आता है साइक्लिक प्रोसेस, बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है, सिस्टम अपनी इनिशियल स्टेट पे आ जाता है आफ्टर ए नंबर ऑफ चेंजेस। तो कोई इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी जो है सिस्टम की, उसमें तो कोई चेंज नहीं आ रहा है, तो डी यू कितना आ गया, जीरो। फर्स्ट लॉ अगर लगाते हैं तो डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू, इससे डी क्यू इज इक्वल टू डी डब्ल्यू के बराबर आ जाता है। यानी कि वर्क डन ड्यूरिंग ए साइक्लिक प्रोसेस इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर्ड। नेक्स्ट एप्लीकेशन मेल्टिंग। तो let m be the mass of solid and L be the latent heat of solid. So amount of heat absorbed during melting कितनी होगी, वो होगी आपकी dq is equals to ml, that is mass into latent heat. Now when a substance melt, the change in its volume dv is very small and negligible. That means dw, which is equal to pdv, is equals to 0. Now from first law of thermodynamics, dq is equal to du plus dw. dq की जगह हमने ml लिखा, du की जगह du और dw की जगह 0। तो यहाँ हमारे पास du किसके बराबर आ रहा है, ml के बराबर। नेक्स्ट आती है बॉइलिंग की प्रोसेस। तो हमने कहा let m be the mass of liquid at its boiling point, L is the latent heat of vaporization of the liquid, P is the constant pressure at which boiling occurs, V1 is the volume of liquid and V2 is the volume of liquid in vapor form. Now work done in expansion कितना होगा, dW is equal to PdV, यानी कि P into V2 minus V1. Now what is the heat absorbed by the liquid, dQ is equals to ml. फिर हम लगाते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, यानी कि dQ is equal to du plus dW. इसमें हमने वैल्यूज रखी, तो हमारे पास आता है du is equal to ml minus p in bracket v2 minus v1. Next application, relation between Cp and Cv of a gas, which is called as Mayer's formula. So consider 1 gram mole of an ideal gas enclosed in a cylinder with frictionless piston. Let P, V and T be the initial pressure, volume and temperature of the gas. अब हम क्या करते हैं कि गैस को हीट करते हैं कांस्टेंट वॉल्यूम पे थ्रू ए स्मॉल रेंज ऑफ टेम्परेचर dt. तो व्हाट इज द अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड टू द गैस, dq इज इक्वल टू cv इंटू 1 इंटू dt. अब ये कहां से आया, q इज इक्वल्स टू cmt के फॉर्मूले से लगा, m की जगह 1 है क्योंकि 1 ग्राम मोल लिया था। तो हमारे पास अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड टू गैस कितना है, dq इज इक्वल टू cv dt के बराबर आएगा। अब वॉल्यूम आपका कांस्टेंट है तो dv इज इक्वल्स टू 0। वर्क डन कितना निकलेगा, pdv इज इक्वल्स टू 0। फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, dq इज इक्वल टू du प्लस dw, dq की जगह cv dt लिखा, du की जगह du और dw की जगह 0। सो du किसके बराबर आया, cv dt। अब हम क्या करते हैं, लेट द गैस बी हीटेड एट कांस्टेंट प्रेशर। रिमेंबर पहले कांस्टेंट वॉल्यूम था, अब हम कांस्टेंट प्रेशर पे गैस को हीट करते हैं थ्रू द सेम रेंज ऑफ टेम्परेचर dt व्हेन इट वॉल्यूम डिक्रीजेस बाय dv। तो अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड टू गैस कितनी हो जाएगी, dq डैश इज इक्वल टू cp इंटू 1 इंटू dt, यानी कि cp dt के बराबर आ गया। What is the work done on the gas, dw dash is equal to pdv. इसी को कंटिन्यू करते। Now from first law of thermodynamics, dq dash is equal to du dash plus dw dash, dq dash की जगह cp dt और dw dash की जगह pdv. So हमारे पास आता है du dash is equals to cp dt minus pdv. अब rise in temperature of the gas is same for both the cases, so increase in internal energy भी same ही होना चाहिए, यानी कि du is equal to du dash, हम दोनों की वैल्यू रखते हैं, तो ये हमारे पास आया cp minus cv into dt is equal to pdv. इसे हमने इक्वेशन नंबर 1 कहा। अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड गैस इक्वेशन क्या होता है, pv is equal to RT,
या हम लिख सकते हैं पी डी वी इज इक्वल टू आर डी टी। तो पी डी वी की जगह आर डी टी लिखेंगे हम इक्वेशन 1 में। तो हमारे पास आ जाता है सी पी माइनस सी वी इंटू डी टी इज इक्वल टू आर डी टी, या सी पी माइनस सी वी इज इक्वल्स टू आर, जिसको हम कहते हैं मेयर्स फॉर्मूला। लिमिटेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। पहली लिमिटेशन है इट डज नॉट इंक्लूड द डायरेक्शन ऑफ हीट ट्रांसफर। मतलब हीट कहां से कहां ट्रांसफर हो रही है उसके बारे में नहीं बताता है। जैसे अगर एक मूविंग कार को स्टॉप करते जब हम ब्रेक लगाते हैं, तो द वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन इज कन्वर्टेड टू हीट, बट व्हेन द कार कूल्स डाउन it does not start moving with conversion of all heat into mechanical work. दूसरा, it does not tell anything about the conditions under which heat can be transformed into work. जैसे when a bullet strikes a target, kinetic energy of the bullet is converted into heat energy from the first law, but it fails to explain as to why heat energy developed in the target cannot be converted back into mechanical energy of the bullet, enabling it to fly back. तीसरा, it does not include as to why the whole of the heat energy can't be converted into mechanical work continuously. यानी कि कोई भी हीट इंजन जो है सारी की सारी हीट जो सोर्स से ले रहा है उसे मैकेनिकल वर्क में कॉन्टिन्यूसली कन्वर्ट कर ही नहीं सकता, वो कुछ ना कुछ पार्ट सिंक पे रिजेक्ट जरूर करेगा। सिंपल भाषा में किसी भी हीट इंजन की एफिशिएंसी 100% क्यों नहीं हो सकती, ये फर्स्ट लॉ एक्सप्लेन ही नहीं करता है। चलिए कुछ एग्जांपल्स करते हैं टॉपिक को बेटर अंडरस्टैंड करने के लिए। पहला क्वेश्चन, एन इलेक्ट्रिक हीटर सप्लाइज हीट टू अ सिस्टम at a rate of 100 watt. If system performs work at a rate of 75 joules per second, at what rate is the internal energy increasing? तो क्या क्या गिवन है, dq is 100 watt, that is 100 joule per second, dw is 75 joule per second. From first law of thermodynamics, dq is equal to du plus dw. वैल्यूज पुट करते हैं तो du आता है 25 जूल पर सेकेंड, जो कि हमारा आंसर है। Question number 2, in changing the state of a gas adiabatically from an equilibrium state A to another equilibrium state B, an amount of work equal to 22.3 joule is done on the system. If the gas is taken from state A to B via a process in which the net heat absorbed by the system is 9.35 calories, how much is the net work done by the system in the latter case? Take 1 calorie is equal to 4.19 जूल। तो हमारे पास गिवन है dw माइनस ऑफ 22.3 जूल, दैट इज द वर्क डन ऑन द सिस्टम। रिमेंबर हमें निकालना है वर्क डन बाय द सिस्टम। dq इज इक्वल्स टू 0 क्योंकि प्रोसेस एडियाबैटिक है। फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, वर्क डन ऑन द सिस्टम पे अगर हम लगाते हैं तो du इज इक्वल टू dq माइनस dw। इसमें हमने वैल्यूज रखी तो du निकलता है 22.3 जूल्स। Now the net heat absorbed by the system is 9.35 calories. We convert it into joules. फिर हम वर्क डन निकालते हैं फर्स्ट लॉ से, dw is equal to dq minus du, वैल्यूज पुट करते हैं तो ये हमारे पास आता है 16.8765 joules. Question number 3, 2 moles of helium gas undergo a cyclic process as shown in figure, assuming the gas to be ideal. Calculate the net work done, the net change in internal energy and the net change in heat energy. तो process from A to B is isobaric है तो work done is PdV यानी कि nRDT, इसमें हमने वैल्यूज रखी तो ये निकलता है 200 R। C से D की प्रोसेस भी आइसोबैरिक है यानी कि WCD इज इक्वल्स टू PdV यानी कि nRDT, इसमें भी वैल्यूज रखी तो ये निकलता माइनस ऑफ 200 R के बराबर। B से C की जो प्रोसेस है वो आइसोथर्मल है तो वर्क डन इज माइनस ऑफ nRT log PC by PB to the base of E। अब इसमें कंफ्यूज मत होना, जब हम PV लेते हैं उस केस में V2 by V1 होता है, यहाँ पे हमारा P और T का है इसीलिए इसमें
लॉग में जो है वो पीसी बाय पीबी आएगा। अच्छा, इसको हम लिख सकते हैं एन आर टी लॉग पीबी बाय पीसी टू द बेस ऑफ ई। क्या किया हमने, इस माइनस साइन के कारण इसे कन्वर्ट कर दिया। इसमें हमने वैल्यूज रखी सारी, तो ये हमारे पास आता है 800 आर लॉग टू द बेस ऑफ ई। प्रोसेस फ्रॉम डी टू ए, ये भी आइसोथर्मल है, तो इसमें वर्क डन फ्रॉम डी टू ए इज माइनस ऑफ एन आर टी लॉग पी ए अपॉन पी बी टू द बेस ऑफ ई। इसमें वैल्यूज रखी, तो ये निकलता है माइनस ऑफ 600 आर लॉग टू द बेस ऑफ ई। नेट वर्क डन होगा इन सब के सम के बराबर, तो हमने वैल्यूज रखी, ये निकलता है 200 आर लॉग टू द बेस ऑफ ई, जिसमें हमने लॉग ई से बेस 10 में कन्वर्ट किया तो 2.303 से मल्टीप्लाई किया, फिर हमने लॉग 2 की वैल्यू रखी और सबको मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास वर्क डन निकलता है 11.535 जूल्स। अब आ जाते हैं बी पार्ट, नेट चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो भैया इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम ही है क्योंकि साइक्लिक प्रोसेस है, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज जीरो। तीसरा नेट चेंज इन हीट एनर्जी, डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू, तो वो डी यू तो जीरो, डी डब्ल्यू आया आपका 11.53, यानी कि डी क्यू किसके बराबर है 11.53 जूल्स। डोंट गेट कंफ्यूज, ये डी डब्ल्यू और डब्ल्यू एक ही चीज है यहाँ पे। Question number 4. A thermodynamic system goes from state A to state B and C and finally returns to state A as shown. If UA equal to 0, UB is equal to 30 joule and heat spent in the change from state B to state C is 50 joule, then determine पहला part work done by the system in the change from B to C, दूसरा value of UC, तीसरा heat release from the system in the change from C to A and चौथा net work done in the complete cycle। तो हमें क्या क्या गिवन है, हमें गिवन है यू ए 0, यू बी 30 और क्यू बी सी इज इक्वल टू 50 जूल। चलिए चलते हैं पहले पार्ट पे। नाउ वर्क डन बिटवीन बी एंड सी इज आइसोकोरिक। आइसोकोरिक मतलब डीवी जीरो, और अगर आपका डीवी जीरो है, मुझे निकालना था वर्क डन, डब्ल्यू बी सी वो होता है पी डीवी के बराबर। अगर डीवी जीरो है तो वर्क डन भी क्या हो गया, जीरो आ गया। फिर दूसरे के लिए हमने लगाया फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, उसके हिसाब से क्यू बी सी इज इक्वल टू यू सी माइनस यू बी प्लस डब्ल्यू बी सी। इसमें वैल्यूज रखी तो हमारा यू सी निकलता है 80 जूल। तीसरे पार्ट के लिए हमने फिर फर्स्ट लॉ लगाया, उसके हिसाब से क्यू सी ए इज इक्वल टू यू ए माइनस यू सी प्लस डब्ल्यू सी ए। इसमें हमने यू ए की जगह 0 लिखा, यू सी की जगह 80 लिखा, और ये जो हमारा वर्क डन है दैट इज इक्वल टू द एरिया अंडर द पीवी ग्राफ, यानी कि एरिया ऑफ ए डी ई बी सी ए। अच्छा, ये ध्यान दो, इट इज वर्क डन ऑन द सिस्टम, यानी कि नेगेटिव, एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव होता है, तो इसीलिए हमारा इसका तो आ गया -80 और ये आ गया माइनस में एरिया ऑफ ट्रपेजियम। एरिया ऑफ ट्रपेजियम क्या होता है, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट डिवाइडेड बाय 2। इसको सॉल्व किया तो ये आया माइनस ऑफ 140 जूल। डी पार्ट के लिए वर्क डन ड्यूरिंग कंप्लीट साइकिल दैट इज एरिया ऑफ एबीसीए इन नेगेटिव, बता ही दिया नेगेटिव क्यों है, तो इसमें वैल्यूज रखी तो आया माइनस ऑफ 20 जूल। क्वेश्चन नंबर 5, कंसिडर द साइक्लिक प्रोसेस ए बी सी ए on a sample 2 mole of an ideal gas as shown. The temperature of the gas at A and B are 300 Kelvin and 500 Kelvin respectively. Total of 1200 joule of heat is withdrawn from the sample. Find the work done by the gas in the part BC. Now the change in internal energy during the cyclic process is zero. So heat supplied to the gas is equal to the work done, right? ये हमने applications में पढ़ा था. According to the question, total work done is minus of 1200, which is equal to work done from A to B plus work done from B to C plus work done from C to A is equal to 2, क्योंकि heat is withdrawn इसीलिए minus of 1200. Now what is the work done from the process during the process AB? It is PV. इसमें हमने एन आर टी होता है तो एन आर टी बी माइनस टी ए हो गया,
वैल्यूज रखी तो वो निकलता है 3320 जूल्स। वर्क डन ड्यूरिंग द प्रोसेस CA is 0, वॉल्यूम कांस्टेंट है इसीलिए। नाउ फ्रॉम 1 we put the values to find out the work done from B to C, which comes out as minus of 4520 joules। चलिए टाइम आ गया है रिकैप करने का। क्या क्या पढ़ा हमने भाई? हमने पढ़ा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो कहता है dq इज इक्वल टू du प्लस dw। फिर उसकी एप्लीकेशन देखी आइसोथर्मल में, एडियाबैटिक में, आइसोकोरिक में, आइसाइक्लिक में, मेल्टिंग में, बॉइलिंग में और मेयर्स फॉर्मूला में। फिर हमने इसकी लिमिटेशंस पढ़ी, 3 लिमिटेशंस। अब आ जाते हैं असाइनमेंट पे। सिर्फ 4 ही क्वेश्चन है, पहले ट्राई करो, नहीं आए तो वीडियो आगे देखो। चलिए असाइनमेंट सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 2 cylinders A and B of equal capacity are connected to each other via a stopcock. A contains a gas at standard temperature and pressure. B is completely evacuated, simple मतलब में खाली है। The entire system is thermally insulated. The stopcock is suddenly opened. Answer the following. पहला है what is the final pressure of the gas in A and B। तो भाई जब आपने स्टॉपकॉक को ओपन किया तो वॉल्यूम क्या हो गया? डबल हो गया। वॉल्यूम डबल हो गया तो प्रेशर क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा, एज वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। बी पार्ट, व्हाट इज द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस। तो भाई ये ना तो वर्क डन बाय द गैस हुआ है या ऑन द गैस हुआ है, तो इंटरनल एनर्जी में चेंज ही नहीं होगा। व्हाट इज द चेंज इन द टेम्परेचर ऑफ गैस? No change in temperature as no work is being done by the gas during the expansion. D. Do the intermediate states of the system before settling to the final equilibrium state lie on the PVT surface? तो sudden या free expansion is a rapid and non-controllable process. As the intermediate states are non-equilibrium states, they do not lie on the PVT surface of the system. Question number 2, at 0 degree Celsius and normal atmospheric pressure, the volume of 1 gram of water increases from 1 centimeter cube to 1.091 centimeter cube on freezing. What will be the change in its internal energy? Normal atmospheric pressure is 1.013 into 10 to the power of 5 Newton per meter square, and the latent heat of melting of ice is 80 calorie per gram. तो क्या गिवन है? m 1 ग्राम, v1 is 1 centimeter cube, v2 is 1.091 centimeter cube, p is 1.013 into 10 to the power of 5 and L is 80 calorie per gram. Now the heat given out by 1 gram water in freezing, dq is equals to minus of ml, नेगेटिव क्यों? एज हीट इज गिवन बाय वाटर। इसमें वैल्यूज रखी तो आता है माइनस ऑफ 80 कैलोरी के बराबर। वर्क डन बाय वाटर dw इज इक्वल्स टू pdv, यानी कि p इन ब्रैकेट v2 माइनस v1। इसमें वैल्यूज रखी तो ये हमारा निकला 1.013 इंटू 10 टू द पावर 5 इंटू 0.091 इंटू 10 टू द पावर ऑफ माइनस 6, यानी कि 0.0092 जूल्स। इसको हम करते हैं कैलोरी में कन्वर्ट तो निकलता 0.0022 कैलोरीज। फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स dq इज इक्वल टू du प्लस dw, वैल्यूज रखी तो हमारे पास du निकलता है माइनस ऑफ 80.0022 कैलोरीज। Question number 3, 1 gram of water at 373 Kelvin is converted into steam at the same temperature. The volume of 1 cc of water becomes 1671 cc on boiling. Calculate the change in internal energy of the system if heat of vaporization is 540 calorie per gram. So m is 1, v1 is 1 centimeter cube, जिसको हमने मीटर क्यूब में कन्वर्ट किया तो आया 10 to the power of minus 6 meter cube. V2 is 1671 centimeter cube, that is 1671 into 10 to the power of minus 6 meter cube. P is 1.013 into 10 to the power of 5 Newton per meter square, and L is 540 calorie per gram. Now dq is equals to ml, इसमें वैल्यूज पुट की तो निकलता है 2268 जूल्स।
ना वर्क डन बाय वाटर dW इज इक्वल टू PdV, इसमें हमने वैल्यूज पुट की सारी, तो ये हमारे पास निकलता है 169.175 जूल्स। अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स dQ इज इक्वल टू du प्लस dW, इसमें वैल्यू पुट करते हैं तो हमारे पास du निकलता है 2098.83 जूल्स। Question number 4. The figure shows a process ABCA performed on an ideal gas. Find the net heat given to the system during the process. So since the process is cyclic, so change in internal energy is zero. So the heat given to the system is equal to the work done by it. Net work done by the gas in the process ABCA is work done from A to B plus work done from B to C plus work done from C to A. Now during the path AB, volume remains constant, so work done is 0. During the path BC, temperature remains constant, so work done is equal to nRT2 log of V2 by V1 क्योंकि isothermal process है. During the path AC, V is directly proportional to T, तो हम लिख सकते हैं work done is equal to P in bracket V1 minus of V2, या हम लिख सकते हैं एन आर इन ब्रैकेट T1 माइनस T2 क्योंकि PV इज इक्वल टू NRT होता है, वहां से लिखा, तो ये आ गया माइनस ऑफ NR इन ब्रैकेट T2 माइनस T1। सो हमारे पास टोटल वर्क डन इज इक्वल टू 0 प्लस NR T2 log of V2 अपॉन V1 माइनस NR इन ब्रैकेट T2 माइनस T1, यानी कि W इज इक्वल टू NR इन ब्रैकेट T2 log V2 अपॉन V1 माइनस इन ब्रैकेट T2 माइनस T1। नाउ इट्स टाइम फॉर एक्नॉलेजमेंट। गूगल, बिंग, NCERT, यूट्यूब सबका धन्यवाद जहाँ से जो चीज़ ली गई हेल्प के लिए। एंड डू वॉच द नेक्स्ट वीडियो विच इज़ ऑन हीट इंजन एंड रेफ्रिजरेटर। थैंक यू सो मच।